मंत्रिपरिषद में 36 एजेंडों पे निर्णय हुआ। सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय हुआ वह है बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024, बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024 की स्वीकृति है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बिहार में उत्पादन किए जाने वाले कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको प्रोक्योरमेंट और सप्लाई में अधिमानता देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस नीति के अंतर्गत यदि जो बिहार की कंपनियां हैं, यदि L1 जो न्यूनतम दर में से 15% के मार्जिन में अगर बिड करती हैं, तो ये निर्णय हुआ है कि जो L1 रेट पे उन्हें 25% का ऑर्डर दिया जाए। इसमें लोकल कंपनियां, लोकल परचेसेस भी डिफाइन किए गए हैं, विस्तृत डिफिनेशन है, जिसमें कम से कम जिस दिन टेंडर होता है उसके 1 साल पूर्व उस कंपनी की स्थापना होनी चाहिए बिहार में, GST का भुगतान होना चाहिए और 50% जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके कर्मी हैं, वह भी बिहार के होने चाहिए। इस पॉलिसी से बिहार में जो कंपनियां कार्यरत हैं उनको सरकारी परचेज में प्रेफरेंस मिलेगा और साथ ही साथ भविष्य में जो नई कंपनियां हैं जो बिहार में लगाना चाहती हैं उनको यह आश्वासन भी मिलेगा कि कम से कम 25% जो कॉन्ट्रैक्ट है, यदि वो L1 के 15% के सीमा के अंदर रहते हैं तो उनको मिलेगा। दूसरा है, यदि कोई कंस्ट्रक्शन है, वर्क है, कोई वर्क्स है, उसमें भी चिन्हित जो सामग्रियां हैं उसका कम से कम 20% बिहार की कंपनियों से खरीदना होगा। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा हो तो उसमें बल्ब है, स्विच है, वायरिंग है, अन्य जो फर्नीचर सामग्री है, यदि कंस्ट्रक्शन का भी काम होगा तो 20% जो सामग्रियां हैं वो बिहार की कंपनियों से खरीदा जाना होगा। तो यह बिहार की कंपनियों जो बिहार में मैन्युफैक्चर कर रही हैं और बिहार में जो कार्यरत कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन देने, उनका उद्योग बढ़ाने और साथ ही साथ नई कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए यह नीति सरकार ने लाया है। दूसरा एक एजेंडा है, यह संजय गांधी जैविक उद्यान है, आपके पटना जू जिसका कहा जाता है। आपको जानकारी होगा वहाँ पे जो टॉय ट्रेन संचालित थी 1977 में प्रारंभ हुई, 1977 में, और 2015 तक तो चली, आप लोगों ने देखा होगा कि चलती रही 2015 तक। अब उसको पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। ये करीब 3.7 किलोमीटर का रेल की जर्नी होगी जू के अंदर और ये भारतीय रेल का दानापुर रेल मंडल जो पूर्वी मध्य रेल है वो इसका निर्माण कराएगा और इस पर खर्च होगा 9 करोड़ 88 लाख रुपए। रेल मंत्रालय को जो दानापुर रेल मंडल पूर्वी मध्य रेलवे है उसके माध्यम से कराया जाएगा। तो इसके बाद पश्चात बनने के पश्चात इसमें जो टॉय ट्रेन है वो चल सकेगी। इसमें 4 कोचेज होंगे और इसका नए ट्रैक और स्लीपर बिछाए जाएंगे और बच्चों के लिए जो ट्रेन सुविधा थी जू में, पटना जू में शिशु रेल जो है वो पुनः चालू हो सकेगी। पर्यटन विभाग एक प्रस्ताव था जिसमें बिहार राज्य अंतर्गत पर्यटकों की सुविधा हेतु मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 की स्वीकृति दी गई। आपको जानकारी होगी जब आप अन्य राज्यों में जाते होंगे तो लोग अपने घरों में भी गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं। उसी तर्ज पर बिहार में भी विभिन्न शहरों में जहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट व्यवस्था विभिन्न आवास घरों में कायम करने हेतु बिहार में भी यह सुविधा होगी। इनके एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है कि कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे वेबसाइट में ये उपलब्ध होगा, क्या क्या सुविधाएं इनको देनी पड़ेंगी। कम से कम इनके पास प्रोमोटर के पास बेड्स होंगे और साथ ही साथ सरकार जो मापदंड है जो निर्धारित की है उसको पूर्ण करने पर जो ऋण लेंगे उसका 2.5 लाख रुपए जो ऋण का इंटरेस्ट है वो सरकार रिइंबर्स करेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आप जो भी हमारे घर हैं, जो आवासीय घर हैं टूरिस्ट प्लेसेस के पास, जिसमें जिनका 1 कमरे से या अधिकतम 6 कमरे होगा,
जिसमें 2 बेड से लेके 12 बेड होंगे, मतलब कम से कम आपसे एक कमरे से 6 कमरे होने चाहिए और 2 बेड से लेके 12 बेड होना चाहिए। आपको ब्रेकफास्ट की सुविधा होगी, बेड की सुविधा देनी होगी और इसका निबंधन होगा ताकि टूरिस्ट को ये पता चले कि कहाँ बेड एंड ब्रेकफास्ट व्यवस्था संचालित है। और सरकार से यदि मान्यता प्राप्त होगी तो उसका महत्वपूर्ण और उसका जो कॉन्फिडेंस है टूरिस्ट का वो बढ़ जाएगा और वो बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम में आप भाग लेंगे तो वो अप्लाई करेगा। टूरिस्ट कोई भी आएगा वेबसाइट से अपना बुक करेगा और आ जाएगा। इसका टैरिफ कैसे कौन डिसाइड करेगा? टैरिफ अपना जो लोग हैं अपने ही टैरिफ डिसाइड करेंगे। वो जिस तरह का कमरा होगा, कुछ नॉन एसी होंगे, कुछ एयर कंडीशन होंगे, कुछ भी, मतलब जो जैसी सुविधा हो। तीसरा ये है कि विभिन्न जो राज्य पथ हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राजकीय उच्च मार्ग हैं, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग है और विभिन्न सड़क जो है उस पर स्पीड लिमिट निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को प्राधिकृत कर दिया। इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट में उसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार उसका जो स्पीड लिमिट है निर्धारित करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग और पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग। तो राज्य सरकार ने स्पीड लिमिट निर्धारण के लिए एक ट्रांसपोर्ट विभाग को प्राधिकृत किया है और साथ ही साथ एक कमेटी भी गठन की है जो प्रधान सचिव, सचिव परिवहन विभाग की अध्यक्षता में है और इसमें एडीजी ट्रैफिक और अन्य लोग हैं और स्पीड लिमिट विभिन्न सड़कों पर निर्धारित की जाएगी और जिससे एक्सीडेंट को रोका जा सके और यदि स्पीड लिमिट अगर आप एक्सीड करते हैं स्पीड लिमिट पर तो आपको फाइन लगेगा। ये बढ़ाया जाएगा कुछ रोडों पे, कुछ पे, क्योंकि बिहार में तो ऑलरेडी नेशनल हाईवे में स्पीड लिमिट कम है। जैसे बहुत सारा है आपका, जैसे अटल पथ में एक्सीडेंट बहुत होता है, ये काफ़ी चिंता का विषय है कि लगातार रफ्तार बढ़ाते हैं। तो और बहुत सारी है, आपका गंगा पथ है, अटल पथ है, इन सब पर और अन्य सभी मार्ग हैं। बहुत सारे मार्ग हैं जहाँ पे स्पीड लिमिट निर्धारित नहीं है, तो इन सभी का स्पीड निर्धारण ये विभाग करेगी ताकि स्पीड लिमिट में लोग चलें। ये तो ऑलरेडी कैबिनेट निर्णय है, अब तो कैबिनेट ने कमेटी का भी गठन कर दिया है, तो कमेटी अपना निर्णय लेगी और नोटिफाई कर देगी। एक खान एवं भूतत्व विभाग का है, इसमें जो खनन, लघु खनिज के जो अवैध खनन होते थे उसमें जो सूचना देते हैं, जो सीक्रेट गोपनीय सूचना देते हैं, उनको पुरस्कार देने की योजना है। मतलब आपको याद होगा जब ट्रैक्टर पकड़ाता है अवैध खनन का तो 25,000 का शुल्क लगता है और ट्रक पकड़ाता है तो 2 लाख से लेकर 4 लाख का उसको फाइन लगता है। तो जो सूचना देगा, जो गोपनीय सूचना देगा फोन करके कि देखिए यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, ये ट्रक मतलब अवैध ट्रैक्टर है या अवैध ट्रक बालू लेके जा रहा है, ये जो सूचना है, तो ट्रैक्टर की अगर सूचना देगा तो 5,000 रुपये उस सूचना देने वाले को गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन 5,000 रुपये दिया जाएगा। और जो बड़े वाहन है, जो ट्रक है, उसमें 10,000 रुपये उसको सूचना के लिए दी जाएगी। तो ये गोपनीय सूचना देने के लिए जो भी गोपनीय सूचना देगा उसको ये राशि दी जाएगी। हाँ, इसमें बड़े वाहन लिखा है ना, आपका ट्रैक्टर है 5,000 और ट्रक एवं अन्य बड़े वाहन, तो हाईवा का बड़े वाहन हो जाएगा तो 10,000 रुपये हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने विधानमंडल के जो सदस्य हैं, जो विधानमंडल के राज्य स्तर के सरकारी पदाधिकारी, कर्मियों, न्यायिक सेवा सहित के आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति में आश्रितों की परिभाषा, उम्र सीमा और आश्रितों की आय निर्धारित की है। इसमें क्या किया है कि जो मेडिकल रिम्बर्समेंट में किसको मिलेगा और कौन आश्रित माने जाएंगे, ये सरकार ने डिफाइन किया। ये बार बार कंफ्यूजन रहता है, ये विधानमंडल का, राज्य के सरकारी पदाधिकारी, कर्मी, न्यायिक सेवा सहित और आश्रित को ये किस किस को मिलेगा। तो आश्रित का जो डेफिनेशन है उसका ये है कि विधानमंडल के सदस्य, राज्य के सरकारी पदाधिकारी, कर्मी, न्यायिक सेवा सहित कि माता पिता, सौतेले माता पिता को छोड़ के पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, सौतेले संतान सहित नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन, यही डेफिनेशन है आश्रित का नाम। मैं फिर से पढ़ देता हूं। माता पिता, सौतेले माता पिता को छोड़ के पत्नी, पति,
पुत्र पुत्री सौतेले संतान रहित सहित पुत्र पुत्री सौतेले संतान सहित नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन, ये इसका डेफिनेशन है। क्लियर हो गया? इसमें पुत्र के लिए है 25 वर्ष की आयु निर्धारित है। यदि वो विवाह कर लेता है या नौकरी में हो जाता है, जो पहले हो। पुत्र के केस में, पुत्री के केस में है आयु सीमा का विचार किए बिना उसके द्वारा उपार्जन शुरू किए जाने, मतलब नौकरी लगने या उसके विवाह हो जाने तक, उसमें जो भी पहले हो, मतलब उसमें लड़की में उम्र सीमा नहीं है। अगर वो अनमैरिड रह जाती है, नौकरी नहीं करती है, तो उसकी उम्र सीमा नहीं है। तीसरा है किसी तरह की स्थायी अशक्तता से पीड़ित पुत्र पुत्री शारीरिक या मानसिक आयु सीमा पर विचार किए बिना तथा वैवाहिक स्थिति के होते हुए भी आश्रित माना जाएगा। मतलब इवन अगर मैरिड हो तो उसको आश्रित माना जाएगा। दिव्यांग मतलब जो स्थायी अशक्तता और आश्रित तलाकशुदा पति द्वारा परित्यक्ता या उससे अलग हुई पुत्रियां, विधवा पुत्रियां तथा आश्रित अविवाहित तलाकशुदा पति द्वारा परित्यक्ता या उससे अलग हुई बहनें, विधवा बहनें आयु सीमा पर विचार किए बिना। और नाबालिग भाई है वयस्क होने की आयु तक। और आय जो है, मासिक आय जो डिफाइन की है वो है 9,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता से कम है, वही सरकारी कर्मी का पर आश्रित माने जाएंगे। वो इनकम भी है, कौन आश्रित है ये डिफाइन है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, आपको याद होगा कि इसमें जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना सभी ग्राम पंचायतों में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना थी। इसको फिर 2025-26 के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसका लक्ष्य जो है, शेष लक्ष्य 12,500 और जो बची हुई राशि है उसका व्यय करने के लिए भी स्वीकृति दी है। तो ये मुख्यमंत्री परिवहन योजना जो है ये इस साल भी एक्सटेंडेड है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन जो 58,003 ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70,157 जलापूर्ति योजना है। आपको याद होगा कि राज्य सरकार ने जो पंचायत द्वारा निर्मित जलापूर्ति योजनाएं थी उसको पीएचईडी को ट्रांसफर कर दिया था। आपको याद होगा ये जितने पहले 2 भाग में बने थे जलापूर्ति योजना, एक पीएचईडी बनाया था और एक ग्रामीण जो पंचायती राज विभाग और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से बना था। तो अब सारे जितने भी ये पेयजल योजनाएं हैं ग्रामीण, अब उसका संचालन जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन आ गया। तो जो पंचायती राज से जो गए थे, पीएचडी का तो अपना मेंटेनेंस और रिपेयर की व्यवस्था थी, लेकिन जो पंचायत की जो योजनाएं हैं उसका मरम्मती और उसका मेंटेनेंस अब पीएचडी करेगी। और इसी के लिए 1,08,372 रुपये प्रति यूनिट होगा जो रिपेयर का कॉस्ट है, और 3,611 करोड़ 45,33,000 रुपये इस पर व्यय होगा, मतलब वार्षिक व्यय है। और ये कुल 70,157 योजनाएं हैं। तो ये इसमें जो स्टेट फाइनेंस की राशि भी है, इसमें सेंट्रल जो भारत सरकार जो पंचायती राज संस्थाओं को जो फाइनेंस कमीशन में राशि है वो भी है, और इसके अतिरिक्त जो राशि बच जाएगी वो राज्य सरकार देगी। तो प्रत्येक यूनिट में 1,08,372 रुपये प्रति वर्ष, एवरी ईयर 1,08,372 रुपीज का व्यय होगा। और नहीं, प्रत्येक यूनिट का, प्रत्येक पेयजल योजना का ये रिपेयर कॉस्ट है। हाँ, ये हर घर नल योजना है ना सर? हाँ, हर घर योजना है। तो ये पूरा ट्रांसफर हो गया पीएचईडी को। व्हाट वाज द रीजन सर? क्या रीजन क्या था? कौन सा? नहीं, सरकार ने ये कहा कि एक रूपता रहे, कम से कम पूरे राज्य में एक ही रूपता रहे और एक ही डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करे। कभी कभी जैसे कंप्लेन मिलता है, यही खोजने में लगता है कि पीएचडी की योजना है, पंचायत की योजना है, तो एक रूपता रहे और एक साथ मेंटेन हो सके और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स रहे, इसीलिए उसको। और पीएचडी तो यही काम के लिए है ना। राज्य सरकार ने ये जो पीएचडी डिपार्टमेंट है उसका काम ही है पेयजल आपूर्ति ये योजनाओं को कार्यान्वयन।
क्योंकि सीएम इस पे बड़ा अपना ये मतलब ना खुशी जाहिर किए थे हर घर में। जहाँ तक मेरी जानकारी है कैबिनेट के ब्रीफिंग में ये है कि एकरूपता लाने के लिए, क्योंकि पीएचडी को मिल गए हैं पंचायत की योजना, इसलिए उसको रिपेयर करने की जो प्रोटोकॉल है, फंडिंग सिस्टम है, उसको मैंने आपको बताया। यूनिफॉर्मिटी रहे। फाइनेंस कमीशन के ग्रांट भी इसमें इंक्लूडेड है, केंद्र फाइनेंस कमीशन के भी ग्रांटेड इसमें इंक्लूडेड है, फिर राज्य सरकार भी ग्रांट इंक्लूड है। इसमें बिजली कौन भुगतान करेगा यह भी अंकित है। इसमें जो 2000 रुपये जो ऑपरेटर वाला है वो भी इनकी दर्शी में है, और रिपेयर की पूरी प्रक्रिया इसमें निर्धारित है। स्वास्थ्य विभाग में जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है का निरोधात्मक उपचार, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए सरकार ने एक योजना लाई है। इसमें सीएमसी वेल्लोर तमिलनाडु द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के बच्चे 12 वर्ष तथा उससे कम उम्र की आयु में पाई जाने वाली बीटा थैलेसीमिया मेजर का निरोधात्मक उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन द्वारा किए जाने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना स्वीकृत की है। तो आपको भी याद होगा थैलेसीमिया में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, यह किया जाने का जो योजना है ये मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के नाम से ये कार्यान्वित होगा। और ये पूरे देश में ये पहली सरकार, बिहार सरकार, राज्य सरकार की योजना है जहां थैलेसीमिया पेशेंट्स को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस के माध्यम से इनका ट्रीटमेंट होगा। इसमें जो टोटल व्यय है, इसमें आपका एयरक्राफ्ट से व्यय जो है, ट्रांसपोर्टेशन व्यय है, एयरक्राफ्ट से जा सकेंगे, उनके पेरेंट्स भी जा सकेंगे, उनका वहाँ पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में उनका ठहरने का भी है, और कुल एक बच्चे पे 15 लाख रुपए का व्यय होगा, 15 लाख रुपीस का व्यय होगा इस थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया मेजर में जो इलाज होगा। तो 15 लाख रुपीस